स्वागत है दोस्तों आप सभी का विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों पिछली दो कक्षाओं से हम लोग ग्रेविटेशनल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। उसके बाद हमने दूसरी कक्षा में कैपलर्स लॉ के तीनों फॉर्मेट को बहुत ही माइन्यूट कंडीशन पे समझा है, उसके हर एक पॉइंट को समझा है। आप हमारे ऐप पे जाइए और जाके विजिट करिए, वहां पे आपको बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, मतलब आप समझ लो कि आप जो अपने एनसीईआरटी में पढ़ोगे प्लस साइड बुक में पढ़ोगे, दोनों को मिला के वहां पे जाया बताया गया है। तो जो लेवल है बेटा, वो ओलंपियाड लेवल तक है। तो आप सिर्फ सोचिए, सीएचएस के लेवल के साथ साथ आप ओलंपियाड की लेवल की भी तैयारी कर ले रहे हो। तो विरासत एकेडमी आपको इतना सब कुछ देता है। साथ ही साथ यदि आपका कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, तो विरासत एकेडमी सीवीईटी बैच भी चला रहा है। 2025 में यदि आपको इंडिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, यदि आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स को, तो उनसे प्लीज बोलिए कि हमारे वेबसाइट पे जाएं, हमारे ऐप पे विजिट करें, और साथ ही साथ विरासत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी जाएं। वहां पे हम लोग फाइटर बैच ला रहे हैं। फाइटर बैच का इंसेंस का मतलब है, वहां पे आपको एक एक वीडियो के वन शॉट मिलेंगे, जिससे आपका जो बोर्ड्स है और साथ ही साथ आपके जो सीयूईटी एग्जाम है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सभी लोगों का एक सपना होता है कि हम इंडिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें। चलिए, अब आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस बात को हम लोग आगे चलते हैं और इस बात पे हम लोग अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कैपलर के कौन कौन से नियम थे। कैपलर के फर्स्ट लॉ को हमने बोला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, द सेकंड लॉ इज नोन एज अ लॉ ऑफ एरिया एंड द थर्ड लॉ इज नोन एज अ लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमारी पॉइंट है जो हमने बोला था कि जो न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ और इसका ग्रेविटेशन के साथ क्या ताल्लुकात है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड एंड द थर्ड लॉ एंड द रिलेशन ऑफ द ग्रेविटेशन, वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखा हुआ है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत ना हो। आप इस वीडियो को देखो, फिर आप प्रैक्टिस में लग जाओ। इसीलिए हमने आपको हर एक लाइन बहुत ही क्रिस्प तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बोला है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूं तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। आपको ये पता है न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब ये लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है क्या। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, यदि ए इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है। और यही नेचर के अकॉर्डिंग पे जो हम थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, उसका रिलेशन दिखा रहे हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ का, वो एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। मैंने आपको यही बताया था कि यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। यदि ये m1 मास है,
यदि ये m2 मास है, यदि इनके बीच का डिस्टेंस r हो गया, तो ये बेटा यदि जितने भी मैग्नीट्यूड से ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी उतने ही मैग्नीट्यूड से लगाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहता क्या है बेटा, कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा सेम रहेगा। और मैग्नीट्यूड के सेम होने के साथ साथ इसका जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। और यही हमने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा। क्लियर है। यहां पे मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट्स अनदर करता है अनदर एवरी ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, जो फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बोथ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। यहां पे ध्यान से देखिए, मतलब यहां पे बोल रहा है कि जो बोथ द ऑब्जेक्ट है, बोथ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू द फोर्स। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ मूव करने चाहिए। जैसे ये इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके ऊपर फोर्स लगा, तो इधर मूव करने चाहिए। लेकिन जो रियल लाइफ है, जो रियल लाइफ है, इसमें ये पॉसिबल क्यों नहीं है? वाई दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ? क्यों? क्योंकि जो फोर्स है बेटा वो बहुत ही वीक नेचर का है। जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ही वीक नेचर का है। किस नेचर का है? वीक नेचर का। मतलब इनके, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इनका जो नेचर है बहुत ही क्या है, वीक नेचर का है। ठीक है। वीक नेचर के होने की वजह से क्या होता है, द नॉर्मल साइज बॉडीज आर नॉट सीइंग मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे मैं अपनी बात कर लूं, तो जो नॉर्मल बॉडीज हैं उन्हें हम लोग मूव करते हुए नहीं दिखाई देंगे। सिंपल सी बात है कि यदि आप, जैसे मैं अपनी बात करूं और मैं कुछ भी कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आपको मैं इसको पास आते हुए खुद से नहीं देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा जो फोर्स है, जो फोर्स है वो कैसा नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट का है, जिसके वजह से हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि what happens, क्या होगा, what happens when a ball is dropped from a certain height from the ground। यही बोल रहा है कि एक सर्टेन हाइट पे जब किसी बॉल को गिराया जाता है तो क्या होगा। सिंपल सा है, जब सर्टेन हाइट पे किसी भी बॉल या किसी भी पेन को गिराया जाता है, ध्यान से देखो, गिराया जाता है तो ये किधर जाता है, नीचे की तरफ जाता है। किधर जा रहा है बाबू भैया, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे ये फाइंड आउट होता है कि जो बॉल है सीन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, बट द अर्थ इज नॉट सीन जंपिंग। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है, उसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पेन। तो क्या ये पेन इतना एलिजिबल है कि ये अर्थ को खींच लेगा? नो, वेरी सिंपल, नो। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने बताया कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? चलिए, अब बोल रहा है न्यूटन चाचा का जो सेकंड लॉ था, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो न्यूटन चाचा का सेकंड लॉ बोल रहा था कि जो फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो प्रोडक्ट होता है उसके मास और उसके एक्सेलरेशन के, या फिर हम लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू ma। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, F इज इक्वल टू ma। तो थर्ड लॉ का कैसा कंडीशन है, क्यों है, रिलेशन हमने समझ लिया। अब हम लोग सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। सेकंड लॉ की तरफ हम लोग आते हैं। यहां पे मैंने बताया था, अब बोल रहा है कि लेट कर लेते हैं हमारे पास, लेट्स कंसीडर m एंड m। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ये मास ऑफ अर्थ है,
ये कैपिटल M को हम लोग मास ऑफ अर्थ भी लिख सकते हैं, M बी द मास ऑफ अर्थ एंड द बॉल रिस्पेक्टिवली। मतलब बॉल रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं, यहां पे एक फोटो बनाते हैं बेटा आपको समझाने के लिए, कि ये मान लिया बेटा हमारा अर्थ हो गया। अब अर्थ को हम लोग थोड़ा सा इसको भर देते हैं, अर्थ ये हो गया। अब यहाँ पे इसके सरफेस पे एक बॉल है बेटा, क्या है, बॉल है। अब यहाँ पे बेटा आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इनके बीच से एक क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसको यहाँ पर क्या बताया गया है, आरी है। ये क्या है, एम है, और ये क्या है बेटा, कैपिटल एम है। बोल रहा है लेट एम ई एंड एम बी द मास ऑफ अर्थ एंड द मास ऑफ बॉल रिस्पेक्टिवली, ए एंड ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एंड द बॉल रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो कैपिटल ये है, ए है, वो एक्सेलरेशन है अर्थ का, और जो स्मॉल ए है वो एक्सेलरेशन है बॉल का। तो फिर से न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ, यहां पे थर्ड लॉ को गलत लिख दिया है, यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ होगा बाबू भैया। क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है एम ए और एम ए, ठीक है, जो F इज इक्वल टू है, जो फोर्स लगा रहा है ये, वो क्या है, M इंटू ए है, और ये भी ये फोर्स लगा रहा है M इंटू ए है। तो ये जो कंडीशन है वो न्यूटन थर्ड लॉ की है, क्या बोलता है कि दोनों का जो मास है वह इक्वल अमाउंट में है। तो दोनों का जो मास है वो इक्वल अमाउंट में है, तो दोनों के जो ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द बॉल एक्सपीरियंस लार्जर एक्सेलरेशन ड्यू टू स्मॉलर मास। यही मैं बताया कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो बहुत ही लार्जर है एज कंपेयर टू अर्थ, एज कंपेयर टू अर्थ, बट द अर्थ एक्सपीरियंस नेग्लिजिबली स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू द लार्जर मास। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना ही कम मास उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है। समझ लो कि दो आदमी हैं, यदि एक ट्रक है और एक साइकिल है, तो साइकिल ट्रक की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन ट्रक साइकिल की तरफ मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ट्रक के पास लार्जर मास है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक नया कंडीशन है जिसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है, हिंदी में बोलते हैं इसको मुक्त पतन। हिंदी में भी पढ़ते रहिए, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा मुक्त पतन, मुक्त पतन। पतन का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा पतन हो रहा है, पतन का मतलब ये होता है कि गिरना। देखिए यहां पे फोटो भी लगाया हुआ है कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटके, तो आसमान से गिर रहे हैं, उसी कंडीशन को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्री फॉल। अब देखो एक बच्चा जो है वो आसमान से गिर रहा है। अब क्या बोला है, इसी को हम लोग समझते हैं। क्या बोल रहा है कि मुक्त पतन क्या होता है, बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी, जब कोई भी बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, जब कभी भी कोई बॉडी किसी हाइट से गिराई जाती है टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब अर्थ की तरफ। अब अर्थ की तरफ गिरा रही है तो उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं बता सकते हैं, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आई टोल्ड यू बिफोर, विथ नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, ये जो फ्री फॉल है ना, वो एक आइडियल केस है, आइडियल केस है। ये भी ध्यान देना कि ये जो केस है मुक्त पतन जो है आइडियल केस है। और आइडियल केस क्यों है, क्योंकि यदि इसके ऊपर कोई और फोर्स काम नहीं करेगा तभी ये मुक्त पतन वाला कंडीशन होगा, या फिर फ्री फॉल वाला कंडीशन होगा। क्लियर है। बोल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के टुवर्ड्स गिराया जाता है,
जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के टुवर्ड्स गिराया जाता है और यह मान लिया जाता है कि उसके ऊपर कोई भी एरियल फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करे, एरियल फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करे, तो क्या कहता है? द बॉडिंग हैविंग अ फ्री फॉल। अब यह जो बॉडिंग है हैविंग अ फ्री फॉल इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब ये जो हमारा गिराने पर ये जो बार बार गिर रहा है, इसी बॉडी को हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ फ्री फॉलिंग बॉडी। अब इस जो ये जो रूल है इसको गैलीलियो ने प्रूफ किया था। बहुत कम किताबों में आप जाओगे तो ये बहुत कम किताबों में मिला था कि गैलीलियो प्रूफ दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling freely towards the earth does not depend on the mass of the object। अब इसका एक मतलब समझिए, यदि मेरे पास ये 10 किलोग्राम का है और ये 10 ग्राम का है, यदि इसको हम लोग विदाउट एनी इंफ्लुएंस ऑफ अनदर फोर्स लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, एयर मीडियम, किसी भी मीडियम में ना रखें और उससे ज्यादा बढ़िया क्या कर दें कि एयर मीडियम में रखने से ज्यादा है, आप क्या कर दो? वैक्यूम में रख दीजिए। इसको प्रूफ किया गया है आईबीएम द्वारा। नासा के एक जेट प्रोपोर्शनलिटी लेबोरेटरी है, उसमें प्रूफ किया गया है गैलीलियो के इस थॉट को कि यह कोई भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप एक ट्रक गिराओ और एक साइकिल गिराओ या फिर एक रुई का फाहा गिराओ, तो ट्रक और रुई का फाहा अर्थ पे एक समान रूप से गिरेंगे। मतलब यदि ये वेटेड है और ये हल्का है, अगर यहां पे मीडियम, कोई भी मीडियम मतलब कोई भी फ्रिक्शन, अदर फ्रिक्शन ना हो, मतलब वैक्यूम कंडीशन में हो, यदि गिराऊंगा तो दोनों क्या होगा? सेम स्पीड से गिरेगा। मतलब जो दोनों का गिरने का कंडीशन है वो सेम होगा। तो गैलीलियो ने प्रूफ किया था कि एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता है इसके मास पे, लेकिन कब होना चाहिए? वैक्यूम में। किसमें होना चाहिए? वैक्यूम में होना चाहिए। क्यों वैक्यूम में होना चाहिए? क्योंकि यदि अनदर मीडियम हुआ तो फिर कुछ काम नहीं हो पाएगा। अनदर मीडियम हुआ तो कोई काम नहीं हो पाएगा। इमेजिन दैट वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय इवैक्यूएटिंग एयर फ्रॉम द ग्लास जार। मतलब यहां पे तुम ग्लास जार ले लो और तुम क्या करो? वहां पे दोनों ऑब्जेक्ट्स को गिराओ। दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या करो? गिराओ। तो तुम्हें कुछ फील होगा। तुम्हें क्या फील होगा कि तुम देखोगे कि दोनों ऑब्जेक्ट, यदि दो सिक्के ले लो, एक 50 का सिक्का ले लो, एक 10 का सिक्का ले लो, दोनों को वेट देख लेना कि कौन हैवी है, कौन कौन ये तुम्हारा हॉलो है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ गिराओगे तो इसका एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों एक समान रूप से गिरेंगे। आप ये करके देखिए आप, लेकिन आप समझ लीजिए कंडीशन क्या है? वैक्यूम कंडीशन होना चाहिए। यहां पे एक कंडीशन दिया है फेदर। फेदर का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? फेदर बताइए, फेदर का मतलब क्या होता है? रुई। फेदर का मतलब होता है रुई का टुकड़ा। एंड द कॉइन फॉल, रुई का टुकड़ा एंड द कॉइन फॉल विथ द सेम एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? सेम एक्सेलरेशन एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। फ्री फॉलिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द एनी एक्सेलरेशन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? ठीक है, अब बहुत बढ़िया है बेटा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग वी वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोल सकते हैं बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है, क्यों है, इसे हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, क्यों होती है, इसको हम लोग समझेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप ये समझ रहे हो कि जो ग्लिच हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे आपको एज्यूम करना पड़ता है। आप जब इसे एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजिकल एरर्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे हमने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
तो आपको यह पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जब भी माना कोई एक ऑब्जेक्ट है, माना कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं F, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं F, तो ये क्या करती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है। क्या करती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है। पॉइंट ए से कहां पे रीच आउट करेगी, पॉइंट बी पे रीच आउट करेगी। अब बेटा पॉइंट बी पे रीच आउट करेगी तो कुछ वेलोसिटी से जाएगी कि नहीं जाएगी। मान लिया इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका फाइनल वेलोसिटी v है, ये पहुंच रहा है टाइम t में। अब यहां पे वेलोसिटी का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, वेलोसिटी का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप समझो कि जो वेलोसिटी का डिफरेंस है बाबू भैया, वो क्या जनरेट करता है, द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी जनरेट्स द एक्सेलरेशन। क्या डिफरेंस करता है बेटा, एक्सेलरेशन। मतलब यदि किसी बॉडी में क्या हो गया वेलोसिटी का, जैसे मान लो मैं यहां पे हूं, मुझे किसी ने फोर्स लगाया, तो मैं अपने पोजीशन से यहां आ गया, तो क्या मैं एक्सेलरेट किया कि नहीं किया। आप बोलोगे जी सर आपने एक्सेलरेट किया, क्यों, क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन मैं यहां से यहां जा ही नहीं सकता हूं। भाई मुझे अपनी एक्सेलरेशन को अपने स्पीड को बढ़ाना होगा ना, क्या मैं धीरे धीरे जाऊंगा कांस्टेंट स्पीड से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या किया, यहां से मैं फास्टली यहां चला जा रहा हूं, यहां से मैं फास्टली यहां चला जा रहा हूं, मतलब अपने वेलोसिटी में हमने क्या किया है, अपनी वेलोसिटी में हमने चेंज किया है फोर्स लगाने पर। ऐसे ही क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब gravity acceleration due to gravity is defined as the uniform acceleration, is defined as the uniform acceleration produced in free falling body, in freely falling body। मतलब अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गिरा रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहोगे सर लग रहा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे जी सर एक्सेलरेशन होगा। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यह जो एक्सेलरेशन है बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो मैंने बताया था ये पेन जो गिर रहा है वो कौन सा कंडीशन, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किस फोर्स की वजह से, यही फोर्स मैंने बता रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या कहती है, प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू द बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। सिंपल सिंपल। एंड द ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटी को हम लोग जी से दिखाते हैं, और वो कैपिटल जी नहीं है। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय द लेटर जी। नाउ वी हैव द यूनिट्स, why we are saying that the value is g is 9.8, we will prove that। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे हुआ, या फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों हुआ, हम लोग अभी समझेंगे। अब यहां पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो g की वैल्यू है वो कैसे आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, इसकी हिम्मत कैसे हो गई बाबू भैया कि हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड लिख दिए, या फिर उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमको ये समझने की जरूरत है। आप समझो कि यहां पे मैंने बहुत ही छोटा सा मॉडल बनाया है। आप देखो कि हमारी प्यारी प्यारी अर्थ है यहां पे, जिसका रेडियस r है, और मान लेते हैं अर्थ का रेडियस क्या है, m है, और हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको हरे कलर में कर देते हैं। इसको हरे कलर में करने पर ये हमारे पास छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जिसका मास क्या है बेटा, जिसका मास है स्मॉल m, जिसका मास क्या है, स्मॉल m।
ओके, यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि सपोज a body of mass m is placed on the earth of the mass capital M and the radius of earth is capital R. Now, according to Newton's universal law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, force exerted by earth on the body is given by क्या होता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, या फिर यही फोर्स, अब देखो, दिस फोर्स exerted बाय अर्थ प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन बाय द बॉडी। आप इसे कैसे समझ रहे हो, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे समझो, वहां पे बहुत खिचपिच होने से ज्यादा जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसके सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, माना जो अर्थ है, इसका जो मास है वो एम ई है, और इसका जो मास है बेटा वो एम है। और आप यहाँ पे देखे होगे कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, आर ई है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, आर ई है। और आपने पढ़ा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर का स्क्वायर। इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से बेटा ये क्या करेगा, ये करेगा एक्सेलरेशन। ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन। तो फोर्स यदि इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है। क्या है, एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है। लेकिन जो एक्सेलरेशन जो हमने ए माना है, जो एक्सेलरेशन ए माना है, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा F इज इक्वल टू एम जी। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो मैं बोलूंगा बेटा ये इन्फ्लुएंस किसकी, किस इन्फ्लुएंस की बात करता है, तो आप कहोगे सर ये तो बात कर रहा है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की। तो आप कहोगे सर ठीक है, समझ गए, एकदम समझ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि जो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डिनोटेड बाय जी। हमारे पास इक्वेशन 1 है और हमारे पास इक्वेशन 2 है। हमारे पास इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट कराते हैं तो एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब आप समझो, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, m से m कट हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये है g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और यही है क्या, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। आप ये समझ लीजिए कि कैसा हुआ है, हमारे पास एक अर्थ है, हमारे पास एक ही अर्थ है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पे है और उसका मास m है, और यदि अर्थ का रेडियस r e है, तो उसके लिए एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से बॉडी क्या करती है, इन्फ्लुएंस होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के थ्रू, और नीचे गिरने लगती है। तो ये जो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराया तो ये G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आया, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। बोल रहा है कि दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, देयरफॉर F इज इक्वल टू mg, G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स को चलेंगे। यहां पे लिखा है फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हमें यह दिख रहा है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये आया हमारे पास G इज इक्वल टू जी एम ई इंटू आर ई का होल स्क्वायर, वेयर एम ई इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, एंड आर ई इज नथिंग बट इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ।
m is the mass of earth and r is the radius of earth। अब सोचो कि ये जो 9.8 मीटर हमने लिखा है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट कर देंगे बेटा, यहां पर लिखाया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कितना किया गया है? वी नो द मास ऑफ अर्थ इज, we know the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and the radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter, and the gravitational constant, you know the gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। आपके पास बेटा क्या है? आपके पास अभी अभी ताजा ताजा आपने वैल्यू रखा है G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो यहां पे मैं आपको रख के दिखा सकता हूं, G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, या फिर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6 पॉइंट, यहाँ पे 6.4 होगा बेटा, यहां पे आप समझ लो कि यहां पे हम लोग 6.4 लिखेंगे। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24, यहां पे क्या होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, या फिर हम लोग मीटर अभी नहीं लिख के इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मली अगर हम सॉल्व करते हैं तो लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको जब भी एंट्रेंस में पूछे तो आप ऑप्शंस को देखिएगा कि ऑप्शंस क्या पूछ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है। क्योंकि एंट्रेंस में बेटा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादा पूछता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहां पे हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि यहां पे सारा वैल्यू पुट करने पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, और मीटर को किस में चेंज करोगे? सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, यदि कैलकुलेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई करना हुआ तो अगर सिंप्लीफाई कैलकुलेशन को करना होगा तो हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चलिए आगे चलते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ज्ञात करना है हमें? हमें पता करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ अ मास हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ द रेडियस इज ट्वाइस टू द अर्थ। चलिए बाबू भैया समझ गए क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए यहां पे मान लेते हैं अर्थ की बात कर रहा है, यहां पे प्लैनेट की बात कर रहा है। अब क्या दिया हुआ है, मान लिया कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है बेटा एम ई, और ये जो मास है वो एम ई है, और रेडियस क्या है? आर ई है। अब यहां पे क्या किया है, ये प्लेनेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्लेनेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं। अब इस प्लेनेट में क्या कहानी है कि मास को क्या कर दिया, मास को आधा कर दिया। क्या कर दिया? मास को आधा कर दिया, और रेडियस को क्या कर दिया? दुगना कर दिया। रेडियस को क्या कर दिया? दुगना कर दिया। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्लेनेट पे? तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, यही होती है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, लेकिन अगर हमें प्लेनेट का निकालना है, किसका निकालना है? प्लेनेट का, तो जीपी, और ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ। जीपी इज इक्वल टू, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे मास कितना कर दिया हुआ है? यहां पे बोल रहा है कि मास कितना है? आधा है। क्या है? आधा है। और रेडियस को क्या कर दिया गया है? रेडियस को ट्वाइस कर दिया गया है।
क्या कर दिया गया है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगना। ट्वाइस का मतलब क्या कर देना, दुगना। अब जब आप निकालोगे ग्रेविटेशन ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू GME इंटू 2 to the 4 to the 8 RE का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप जब भी देखोगे तो जीपी जो होगा, ग्रेविटेशन ऑफ प्लेनेट विल बी इज 1/8 पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशन प्लेनेट का जो ग्रेविटेशन होगा वह 1/8 टाइम हो जाएगा ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के। 1/8 टाइम हो जाएगा ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के। और जीई की वैल्यू तो हमें पता ही है। आप कहोगे जी सर जीई की वैल्यू तो हमें पता है, तो ग्रेविटेशनल ऑफ प्लेनेट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज द 8th टाइम। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन एंट्रेंस में डायरेक्ट हमें यही आंसर आएगा और हमें यही को सॉल्व करना है। आप समझ रहे हो कि सवाल कैसे लगा? सिंपल सा है, बहुत बढ़िया, आप इसे देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन क्या है मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ में ऊपर जा रहा है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यदि अर्थ के नीचे जा रहा है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उस इंपैक्ट को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और है कि जो जी की वैल्यू है, पोल्स पे मैक्सिमम क्या होता है और इक्वेटर पे मिनिमम क्यों होता है, उसकी भी बात अभी हम लोग करेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट है कि वेरिएशन ऑफ अर्थ, पहला पॉइंट है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी में वेरिएशन क्या क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। यू कैन आस्क मी सर आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या बोल दिया। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ग्रेविटेशन जो तुम्हारा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। पूछोगे सर कैसे, सर कैसे? तो मैं बोलूंगा बेटा आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ और ये देखो कि जो जी है, ये थोड़ा बड़ा कर दो कैपिटल में, जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब कि बेटा कि यदि रेडियस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यदि रेडियस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब यदि एल्टीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ग्रेविटेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और सेम केस यदि एल्टीट्यूड को डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बेटा सीधा इंक्रीज करेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहां पे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विथ एल्टीट्यूड। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसके थ्रू, एल्टीट्यूड पे। मतलब आप यहां पे देखो कि आप यहां पे ध्यान से देख लो, क्योंकि यहां पे हमें फॉर्मूला पता है कि दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट यहां पे जो जी डैश है, वहां पे जी डैश क्या दिया हुआ है, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का। यहां पे बोल रहा है कि यहां पे देखो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, माना कि ऑब्जेक्ट अब यहां पे है, माना ऑब्जेक्ट कहां पे है, माना ऑब्जेक्ट यहां पे है, मतलब एच हाइट पे है। कहां पे है, एच हाइट पे है। तो अर्थ से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो अर्थ से ऊपर जाने पर यहां पर देखो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी सीधा सीधा कम हो जाएगी।
अंडरस्टैंड? मतलब आप यहां पे देखो, ऊंचाई यदि बढ़ रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या हो जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, ध्यान से दूसरा देखो, फिर से यहां पे पॉइंट बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द डेप्थ। अब यहां पे बोल रहा है, यहां पे इंक्रीज होना चाहिए, यहां पे क्या हो गया? थोड़ा मिसटाइप हो गया है, यहां पर होना चाहिए इंक्रीज। यहां पे क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। डिक्रीज की जगह क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो गया। आप खुद से समझ सकते हैं कि सर मिस टाइप तो चलता रहेगा, ये तो टेक्निकल फॉल्ट्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर मैं आपका कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे जी सर हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या हुआ है? यहां पे हाइट को हम लोग कम कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? यहां पे हाइट को हम लोगों ने क्या कर दिया? कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? देखो, हम लोग जमीन के नीचे जा रहे हैं। देखो, ये तो अर्थ की बाउंड्री थी बाबू भैया, ये आप देखोगे तो ये तो अर्थ की बाउंड्री थी, ये अर्थ की बाउंड्री थी। लेकिन अब क्या कर रहा है? अर्थ की बाउंड्री से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां अगर रेडियस है और ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो, ध्यान से देखो, क्या हो गया? रेडियस इंक्रीज, ये रेडियस डिक्रीज हुआ, तो सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर रेडियस, रेडियस यदि डिक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, वी अंडरस्टैंड। अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल्स एंड लेसर एट द इक्वेटर। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या मैंने बोल दिया कि यहां पर लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बेटा होती है, ये पोल्स पे क्या है? पोल्स पे ग्रेटर है। पोल्स पे क्या है? ग्रेटर है एज कंपेयर टू किसके? एज कंपेयर टू इक्वेटर के, लेसर है। ऐसा क्यों होता है? चलो अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। जो हमारा अर्थ है वो पूरी तरीके से रोटेशनल या फिर स्फिरिकल नहीं है, वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है। थोड़ा सा फ्लैटेंड है। कहां पे? इसके पोल्स पे। फ्लैट का मतलब क्या है? थोड़ा सा पतला है, अंडाकार बोल सकते हैं। अंडाकार कैसा होता है ये समझ लीजिए, थोड़ा सा अंडाकार होता है। यहीं पे थोड़ा समझाएंगे आपको। ये समझिए कि अर्थ जो हमारा है वो थोड़ा सा ऐसा है। ये जो अर्थ है हमारा थोड़ा सा ऐसा है। ध्यान से देखिए यहां पे, तो ये जो है, आप यहां पे देखोगे तो ये हो गया पोल, ये हो गया इक्वेटर। तो आप यहां पे देखो कि ये क्या है? मैक्सिमम, और ये क्या है? मिनिमम। रेडियस वाली बात है। अब यहां पे मान लेते हैं कि इसे बोल दिया आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, रेडियस ऑफ इक्वेटर, और यहां पे लिख देंगे आरपी, रेडियस ऑफ पोल। अब रेडियस ऑफ पोल क्या है? कम है। रेडियस ऑफ पोल क्या है? कम है। तो जब रेडियस ऑफ पोल कम हुआ तो वहां पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल बढ़ेगी। आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि आपको पता है G इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई का होल स्क्वायर। अब यहां पे अगर पोल क्या है, ध्यान से देखो, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ इक्वेटर, पोल इज शॉर्टर इन लेंथ। पोल इज शॉर्टर इन लेंथ। तो यदि पोल का लेंथ यदि शॉर्ट है तो यहां पे क्या होगा? ग्रेविटेशन जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। ग्रेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू यहां पर जो जी डबल डैश है या फिर जी ई बोल देंगे, ग्रेविटेशन एट द पोल जो है वो ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। क्योंकि दोनों के बीच में बेटा 22 किलोमीटर का डिफरेंस है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 22 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। आप समझ लो कि दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है? 22 किलोमीटर का। यहां पे लिखा हूं मैं,
क्या लिखा हूं बेटा मैं कि अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब थोड़ा सा फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड का मतलब समझ लो कि थोड़ा सा चपटा है। थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा चपटा है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा चपटा है। ठीक है, फ्लैटेंड एट द पोल। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर। बल्गिंग का मतलब क्या होता है? निकला हुआ। बल्गिंग का क्या मतलब होता है? निकला हुआ। and the radius of earth at the poles is 21 किलोमीटर लेस। मतलब यहां पर रेडियस ऑफ जो पोल है वो लेस होता है रेडियस ऑफ इक्वेटर से। कितने की? 21 किलोमीटर की। अब आप समझ लो कि जो आरपी है वो लेस देन है आर ई के। आरपी इज लेस देन क्या है? आर ई के। आरपी इज लेस देन आर ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जी क्या हो जाएगा? जी मैक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जी क्या हो जाएगा? जी मिनिमम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप देख सकते हो कि इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? आरपी मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पे आरपी आरपी मैक्स यहाँ पे आरपी कम होने की वजह से जी जो है मैक्सिमम हो जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? मिनिमम हो जा रहा है। Therefore, from the above equations, G and M being same, क्योंकि g जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है, और यही जो वैल्यू है यही इंपॉर्टेंट है। यही जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीपी इज ग्रेटर देन जीई। मतलब ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन एट द पोल इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ एट द इक्वेटर। अब क्या वैल्यू है ये भी देख लो। ये वैल्यू है बेटा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी, इक्वेटर पे वैल्यू ये होगी, और जो देखो कितना कम है। यहां पे ध्यान से देखो, ये 9.8 है, ये 9.7 है। स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है बेटा? स्लाइट डिफरेंस है। एंड द एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू है, जो सभी जगह लिया जाता है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। दैट्स वाई ये जो कंडीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये जो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन है, इक्वेशन ऑफ ये जो हम लोग बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन किसके? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी। अब इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी का मतलब समझो। यदि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको अर्थ पे गिराया जाता है। कहां पे गिराया जाता है? अर्थ पे गिराया जाता है। किसी एक हाइट से, मैं क्या बोलूं, किसी एक हाइट से अर्थ पे क्या करा दे रहे हैं? किसी एक हाइट से अर्थ पे गिरा दे रहे हैं। ये गिरा दिया। अब क्या होगा? तो मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टली जब फोर्स लगाते हैं तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थे? इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल कंडीशन में थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द लास्ट था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थे जब ऑब्जेक्ट कहां पे? हॉरिजॉन्टल करे। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझो ऐसे। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, जैसे सड़क की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे ऊपर फोर्स लगा, तो हम क्या किए? हम अपने मोशन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा? अब वर्टिकल कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? अब वर्टिकल कंडीशन में या तो पत्थर को ऊपर फेंकेंगे या वो नीचे फेंकेंगे। अब यदि हम लोग कंडीशन को समझें कि बोल रहा है कि यदि किसी भी बॉडी को, लेट अ बॉडी बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द इनिशियल वेलोसिटी यू, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंका जाता है, इधर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ पे नहीं गिरना चाहिए। लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर टाइम टी विल बी वी, लेट एच विद द हाइट, जिसको हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहां पे ये हाइट क्या हो जाएगी? एच हाइट of a body covered by the body g be the acceleration due to gravity।
इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? यदि ऑब्जेक्ट कहां से जा रहा है, यदि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो सारी वैल्यूज माइनस में हो जाएंगी। सारी वैल्यूज किस में हो जाएंगी? माइनस में। तो जो आप अभी यहां पे इक्वेशंस लिख रहे थे, यदि ये क्या था? पॉजिटिव था, क्योंकि एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए लग रहा है इक्वेशन। ये इक्वेशन किसके लिए लग रहा है? एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए। लेकिन जब हम ब्रेक मारते हैं तो वहां पर रिटार्ड हो जाता है। तो रिटार्डेशन कंडीशन में क्या होता है? रिटार्डेशन, या फिर हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में बोलते हैं जो हमारा एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाता है रिटार्डेशन में, और यहां पे इक्वेशन हो जाता है v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। 2as। ऐसे ही सेम कंपैरिजन हम लोग यहां पे करेंगे, ऐसे ही सेम कंपैरिजन कराएंगे कि ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे लाते हैं तो यहां पे क्या होता है? यहां पे सारी वैल्यूज माइनस में हो जाती हैं, जिसके वजह से इक्वेशन हो जाता है v। अब सिंपल सा समझ लो, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया तो सभी जगह एक जगह g लगा दो। एक जगह क्या लगा दो? g। ध्यान से देखो, एक जगह क्या लगा दो? g लगा दो। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए, यहां पे सभी जगह ए था, आप यहां पे जी लगा दो तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और ये जो s है वो हाइट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? हाइट में। ऐसे ही सेम चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर जी की वैल्यू तो माइनस में हो जाएगी, जी की वैल्यू तो प्लस में होगी ही नहीं। तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां पे है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हमारे पास ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो मोशन है बॉडीज के, वो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, दूसरा है जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास के बारे में पढ़ेंगे और वेट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके रिलेशंस को समझेंगे कि मास और वेट का क्या डिफरेंस है, मास रे वेट है क्या। उसके बाद हम लोग कुछ बायोन्सी, कुछ फ्लूइड से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। हमारी विरासत एकेडमी आपको सभी चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। चैप्टर के लास्ट में आप जब जाएंगे तो PYQ भी सॉल्व किए गए हैं। तो आप एक एक वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और हमारे वेबसाइट पे जाइए और वहां पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में अवेयरनेस बढ़ाइए। क्योंकि बेटा CHS बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान बनाएंगे कौन? मैं आपका सारथी आदित्य सर, आपको पूरी तरीके से, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से आपको CHS की नैया को पार लगाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।